13 अप्रैल 2025 रात 2:17 तेहरान। पूरे शहर पर एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। सड़कें खाली थीं, लेकिन ईरान के भूमिगत सैन्य बंकरों में हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। विशाल डिजिटल स्क्रीन पर लाल बिंदु चमक रहे थे। हर बिंदु एक लक्ष्य था। हर लक्ष्य के पीछे एक संभावित विनाश छिपा हुआ था। मध्य पूर्व की हवा में बारूद की गंध खुल चुकी थी। दुनिया अभी सो रही थी, लेकिन उस रात इतिहास जाग चुका था। कई वर्षों से ईरान और इजराइल के बीच चल रहा अदृश्य युद्ध अब छायाओं से बाहर आने वाला था। ये केवल सीमाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि विचारधाराओं, खुफिया एजेंसियों और सत्ता की उस लड़ाई का विस्फोट था जिसने पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के डर के सामने खड़ा कर दिया। तेहरान के गुप्त सैन्य मुख्यालय में अयातुल्ला अली खामेनेई के सबसे विश्वसनीय अधिकारी बंद दरवाजों के पीछे बैठ चुके थे। कमरे की रोशनी बेहद कम थी। सामने मध्य पूर्व का विशाल नक्शा चमक रहा था। लेबनान, सीरिया, गाजा और तेल अवीव के ऊपर लाल निशान बनाए गए थे। वर्षों से ईरान अपनी परछाई सेना तैयार कर रहा था। हिजबुल्लाह, हमास और कई गुप्त मिलिशिया केवल संगठन नहीं थे, बल्कि उस बड़े खेल के मोहरे थे जिसकी डोर सीधे तेहरान से जुड़ी हुई थी। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही समझ चुके थे कि ये केवल सीमा विवाद नहीं है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद महीनों से ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों, सैन्य ठिकानों और गुप्त सुरंगों पर निगरानी रख रही थी। हर दिन साइबर हमले हो रहे थे। हर रात किसी न किसी वैज्ञानिक की रहस्यमयी मौत की खबर सामने आ रही थी। लेकिन दुनिया के समाचार चैनलों पर सब कुछ सामान्य दिखाया जा रहा था। असली युद्ध अंधेरे में लड़ा जा रहा था। फिर अचानक वो रात आई जब दमिश्क में स्थित ईरानी दूतावास के पास एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरी इमारत आग के गोले में बदल गई। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं। ईरान ने इस हमले के पीछे सीधे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। कैमरों के सामने गुस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन असली भय सत्ता के गलियारों में था। क्योंकि इस बार मामला केवल बदले का नहीं था, ये प्रतिष्ठा का युद्ध बन चुका था। अगर ईरान जवाब नहीं देता तो उसकी शक्ति पर सवाल उठते, और अगर जवाब देता तो पूरा मध्य पूर्व आग में जल सकता था। इसी बीच भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधि अचानक बढ़ने लगी। वॉशिंगटन खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन पेंटागन के अंदर लगातार आपातकालीन बैठकें चल रही थी। रूस और चीन भी इस संघर्ष पर नजर गड़ाए हुए थे, क्योंकि ये युद्ध केवल 2 देशों तक सीमित नहीं था। इसके पीछे तेल, व्यापार मार्ग, परमाणु शक्ति और वैश्विक नियंत्रण का खेल छिपा था। दुनिया की अर्थव्यवस्था की नसें मध्य पूर्व से होकर गुजरती हैं, और अगर ये क्षेत्र जलता तो उसकी आग यूरोप, एशिया और अमेरिका तक पहुंच सकती थी। 14 अप्रैल 2025 रात 1:40 अचानक इजराइल के आसमान में सायरन गूंज उठे। लोगों की नींद टूट गई। मोबाइल स्क्रीन पर आपातकालीन चेतावनियां चमकने लगी। ईरान ने पहली बार खुले तौर पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें इजराइल की ओर दाग दी थी। आसमान में आग की लकीरें दिखाई दे रही थीं। कुछ मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कई विस्फोटों की आवाजें तेल अवीव और यरूशलेम तक सुनाई थीं। पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन से चिपक चुकी थी। समाचार एंकर बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? लेकिन असली कहानी उन स्क्रीन पर नहीं थी। असली कहानी उन गुप्त कमरों में लिखी जा रही थी, जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग बैठकर अगली चाल तय कर रहे थे। मोसाद के एजेंट पहले ही ईरान के कई गुप्त सैन्य नेटवर्क में घुस चुके थे। साइबर हमलों के जरिए मिसाइल नियंत्रण प्रणाली को बाधित करने की कोशिशें शुरू हो चुकी थीं। दूसरी ओर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अपने भूमिगत बंकरों से जवाबी रणनीति तैयार कर रही थी। हर सेकंड के साथ तनाव बढ़ रहा था। एक छोटी सी गलती लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकती थी। दुनिया को केवल मिसाइलें दिखाई दे रही थीं, लेकिन इस युद्ध का सबसे खतरनाक हिस्सा अदृश्य था। इंटरनेट के अंधेरे नेटवर्क पर साइबर योद्धा सक्रिय हो चुके थे। बैंकिंग सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल
और बिजली ग्रिड लगातार निशाने पर थे। कुछ घंटों के लिए कई देशों के सर्वर अचानक बंद हो गए, शेयर बाजार गिरने लगे, तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। ये केवल सैन्य हमला नहीं था, ये आधुनिक युग का वो युद्ध था जहां एक बटन पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता था। इजराइल के अंदर भय फैल चुका था, लेकिन तेहरान में भी स्थिति अलग नहीं थी। लोगों को डर था कि अगला हमला उनके शहरों पर हो सकता है। भूमिगत बंकरों में परिवार छिपने लगे। बच्चों की चीखें और सायरनों की आवाजें पूरे वातावरण को और भयावह बना रही थीं। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अब यह संघर्ष राजनीति से आगे बढ़ चुका था। ये अहंकार, शक्ति और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। रात गहराती जा रही थी। दुनिया के कई देशों ने अपने दूतावास बंद करने शुरू कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द होने लगीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपातकालीन बैठक बुला ली गई। लेकिन हर कोई जानता था कि शब्द अब कमजोर पड़ चुके हैं, क्योंकि जब देशों के बीच विश्वास मर जाता है, तब युद्ध केवल समय का इंतजार करता है। 15 अप्रैल 2025 सुबह 4:12 तेल अवीव। आसमान अभी पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था, लेकिन शहर पहले ही युद्ध के भय में डूब चुका था। सड़कों पर सेना के वाहन दौड़ रहे थे। हर चौराहे पर हथियारबंद सैनिक तैनात थे। भूमिगत मेट्रो स्टेशन अब अस्थायी बंकरों में बदल चुके थे। हजारों लोग मोबाइल स्क्रीन पर लगातार समाचार देख रहे थे, लेकिन जितनी जानकारी टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही थी, उससे कहीं अधिक खतरनाक सच्चाई पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि ईरान केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। आशंका थी कि मध्य पूर्व के अलग अलग हिस्सों में छिपे उसके सहयोगी संगठन एक साथ कई मोर्चे खोल सकते हैं। यही वो रणनीति थी जिसने वर्षों से इजराइल को अस्थिर बनाए रखा था। उधर तेहरान के गुप्त सैन्य गलियारों में लगातार संदेशों का आदान प्रदान हो रहा था। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडरों को अंदेशा था कि अब जवाब और अधिक विनाशकारी हो सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई। भूमिगत सुरंगों में मिसाइलों को नई जगहों पर पहुंचाया जाने लगा। उपग्रह चित्रों में रेगिस्तान के बीच अजीब गतिविधियां दिखाई देने लगीं। अमेरिकी और यूरोपीय खुफिया एजेंसियां लगातार इन गतिविधियों पर नजर रख रही थीं, क्योंकि दुनिया को सबसे बड़ा भय एक ही था। यदि ये संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल गया, तो मानव सभ्यता का संतुलन हमेशा के लिए टूट सकता था। इसी बीच एक और रहस्यमयी घटना ने पूरे संघर्ष को और भयावह बना दिया। ईरान के एक प्रमुख सैन्य वैज्ञानिक की अचानक मौत की खबर सामने आई। सरकारी बयान में इसे दुर्घटना बताया गया, लेकिन खुफिया गलियारों में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। उंगलियां सीधी मोसाद की ओर उठने लगीं। ये पहली बार नहीं था। पिछले कई वर्षों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे जा चुके थे। किसी की कार विस्फोट में उड़ी, कोई सड़क पर गोलियों से छलनी मिला, तो कोई अचानक गायब हो गया। इन घटनाओं ने ईरान के भीतर भय का ऐसा माहौल बना दिया था जहां किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। सत्ता को शक था कि दुश्मन केवल सीमा के बाहर नहीं, बल्कि देश के अंदर भी मौजूद है। इजराइल के युद्ध कक्षों में लगातार डिजिटल नक्शे बदल रहे थे। लेबनान की सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा चुकी थी। ड्रोन रात के अंधेरे में बिना आवाज के उड़ रहे थे। साइबर इकाइयां ईरान के संचार नेटवर्क में सींध लगाने की कोशिश कर रही थीं। हर तरफ एक अदृश्य जाल फैलाया जा चुका था। आधुनिक युद्ध अब केवल बंदूकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा था। ये डेटा, निगरानी और तकनीक का युद्ध था। किसी शहर की बिजली कुछ मिनटों के लिए बंद करना भी अब हजारों बम गिराने जितना प्रभावी माना जाने लगा था। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखाई देने लगा। खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घबराहट फैल गई। कई देशों ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी। लेकिन इन सबके बीच सबसे खतरनाक चीज थी अनिश्चितता। किसी को नहीं पता था कि अगला हमला कहां होगा। हर देश अपने स्तर पर तैयारी कर रहा था। रूस ने अपने बयान में संयम की अपील की, लेकिन उसके सैन्य विमान सीरिया के ऊपर सक्रिय हो चुके थे। चीन लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए था। अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के समर्थन में दिखाई दे रहा था।
और इसी कारण ये संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय नहीं रहा था, ये महाशक्तियों के प्रभाव की परीक्षा बन चुका था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर युद्ध के वीडियो जंगल की आग की तरह फैलने लगे। जलती इमारतें, आसमान में उड़ती मिसाइलें और सायरनों के बीच भागते लोग पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन इंटरनेट पर चल रही सूचना की लड़ाई उतनी ही खतरनाक थी जितनी जमीन पर हो रही लड़ाई। हजारों नकली वीडियो और झूठी खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही थीं। लोगों के मन में भय पैदा करना भी इस युद्ध की रणनीति का हिस्सा बन चुका था। आधुनिक युद्ध में अब गोलियों के साथ साथ भ्रम भी हथियार बन चुका था। रात के अंधेरे में फारस की खाड़ी के ऊपर अमेरिकी लड़ाकू विमान गश्त कर रहे थे। पेंटागन को डर था कि यदि संघर्ष और बढ़ा तो अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी निशाना बन सकते हैं। इसी बीच इराक और सीरिया में मौजूद कई अमेरिकी अड्डों पर रॉकेट हमलों की खबरें आने लगीं। पूरा क्षेत्र धीरे धीरे बारूद के ढेर में बदल रहा था। हर नया हमला एक और बड़े युद्ध का संकेत बन रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे भयावह हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि दुनिया केवल उन हमलों को देख रही थी जो कैमरों में कैद हो रहे थे। असली खेल उन गुप्त फाइलों में छिपा था, जिनमें परमाणु कार्यक्रमों, गुप्त समझौतों और वर्षों से चल रही जासूसी नेटवर्क की जानकारी दबी हुई थी। ये युद्ध अचानक शुरू नहीं हुआ था, इसकी नींव दशकों पहले रखी जा चुकी थी। और अब 2025 में वो आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार खड़ी थी। 16 अप्रैल 2025 रात 11:58 बेरूत। भूमध्य सागर से उठती ठंडी हवाओं के बीच लेबनान की राजधानी पर एक अनदेखा भय मंडरा रहा था। शहर की कुछ इमारतों में रोशनी थी, लेकिन अधिकांश खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। लोगों को अंदेशा था कि अगला विस्फोट कहीं भी हो सकता है। उसी रात दक्षिणी लेबनान में अचानक कई तेज धमाके सुनाई दिए। कुछ ही मिनटों में पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई। इजराइल ने दावा किया कि उसने उन गुप्त ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से उसके ऊपर रॉकेट हमले की तैयारी की जा रही थी। लेकिन हर विस्फोट के बाद एक नया प्रश्न जन्म ले रहा था। क्या यह केवल जवाबी कार्रवाई थी या एक बड़े युद्ध की शुरुआत? मध्य पूर्व अब अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में टूट चुका था। गाजा, सीरिया, लेबनान, इराक और यमन, हर जगह तनाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई देने लगा। ईरान समर्थित संगठनों की गतिविधियां अचानक तेज हो चुकी थी। कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया रिपोर्टों में यह दावा सामने आने लगा कि क्षेत्र के भीतर वर्षों से हथियारों का विशाल नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। भूमिगत सुरंगें, छिपे हुए मिसाइल अड्डे और गुप्त संचार चैनल इस युद्ध को सामान्य संघर्ष से कहीं अधिक खतरनाक बना रहे थे। तेहरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई के करीबी अधिकारियों ने देश की सुरक्षा को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा दिया। राजधानी के कई हिस्सों में सेना की गश्त बढ़ा दी गई। इंटरनेट की निगरानी और कठोर कर दी गई। सरकार को डर था कि युद्ध केवल सीमा पर नहीं बल्कि देश के भीतर भी फैल सकता है, क्योंकि जब किसी राष्ट्र पर बाहरी दबाव बढ़ता है तब उसके अंदर छिपी कमजोरियां भी सामने आने लगती हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रतिबंधों के बोझ तले दब चुकी थी। महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता के भीतर असंतोष पैदा कर रखा था। लेकिन युद्ध के समय सत्ता अक्सर भय को हथियार बना लेती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर विरोधी आवाज को दबाया जाने लगा। उधर बेंजामिन नेतन्याहू पर भी भारी दबाव था। इजराइल के भीतर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कई लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर ये संघर्ष कब तक चलेगा। लेकिन युद्ध की राजनीति हमेशा जटिल होती है। जब कोई देश खतरे में दिखाई देता है तब सत्ता अपने विरोधियों को पीछे धकेलने में सफल हो जाती है। यही कारण था कि युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि राजनैतिक गलियारों में भी लड़ा जा रहा था। हर नेता जानता था कि इस संघर्ष का परिणाम केवल सैन्य जीत या हार तय नहीं करेगा बल्कि आने वाले वर्षों की सत्ता भी तय करेगा। इसी बीच एक और खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के कुछ परमाणु ठिकाने इतने गहरे भूमिगत बनाए गए हैं कि सामान्य बमों से उन्हें नष्ट करना लगभग असंभव है। यही वो कारण था जिसने अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा दी,
क्योंकि यदि ईरान परमाणु क्षमता हासिल कर लेता तो पूरे मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन बदल सकता था। कई विशेषज्ञों का मानना था कि यही वो असली कारण था जिसके चलते वर्षों से गुप्त युद्ध चल रहा था। मिसाइलें और ड्रोन केवल सतह पर दिखाई देने वाला हिस्सा थे। असली संघर्ष परमाणु शक्ति और रणनीतिक नियंत्रण का था। फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत लगातार अपनी स्थिति बदल रहे थे। उपग्रहों से मिली तस्वीरों में विशाल सैन्य गतिविधियां दिखाई देने लगी। रूस ने भी अपने कुछ रक्षा तंत्र सक्रिय कर दिए। चीन लगातार तेल आपूर्ति पर नजर बनाए हुए था। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस संघर्ष से जुड़ चुकी थी। यदि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होता तो दुनिया के कई देशों में ईंधन संकट पैदा हो सकता था। यही कारण था कि हर महाशक्ति इस युद्ध को रोकना भी चाहती थी और अपने हितों के अनुसार मोड़ना भी। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच सबसे ज्यादा भय आम लोगों के जीवन में था। गाजा के अस्पतालों में घायल बच्चों की चीखें गूंज रही थीं। लेबनान की सीमाओं पर परिवार अपना घर छोड़कर भाग रहे थे। तेल अवीव में लोग रातें बंकरों में बिता रहे थे। तेहरान में माता-पिता अपने बच्चों के लिए राशन जमा कर रहे थे। युद्ध कभी केवल सैनिकों को नहीं मारता, वो शहरों की आत्मा को भी घायल कर देता है। इसी अंधेरे के बीच इंटरनेट पर एक और रहस्यमय वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कुछ नकाबपोश लोग मध्य पूर्व के नक्शे के सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। उनके पीछे जलती हुई इमारतों की तस्वीरें थीं। वीडियो का स्रोत अज्ञात था, लेकिन उसके संदेश ने पूरी दुनिया में भय फैला दिया। संकेत साफ था, ये संघर्ष अभी समाप्त नहीं होने वाला। आने वाले दिनों में और बड़े हमले हो सकते हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसियां अब 24 घंटे सक्रिय थीं। मोसाद, CIA और रूस की सुरक्षा एजेंसियां लगातार सूचनाएं इकट्ठा कर रही थीं। हर जगह जासूस सक्रिय थे। हर फोन कॉल पर निगरानी रखी जा रही थी। आधुनिक युग में युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, वो डेटा सेंटरों, उपग्रहों और गुप्त सर्वरों के भीतर भी चलता है। और 2025 का ये संघर्ष दुनिया को यही दिखा रहा था कि आने वाले समय का सबसे बड़ा हथियार केवल मिसाइल नहीं बल्कि सूचना होगी। 18 अप्रैल 2025 सुबह 3:21 वॉशिंगटन DC। व्हाइट हाउस के भीतर रोशनी अभी भी जल रही थी। दुनिया के कई हिस्सों में रात थी, लेकिन अमेरिका की सत्ता के गलियारों में नींद खत्म हो चुकी थी। विशाल स्क्रीन पर मध्य पूर्व के नक्शे चमक रहे थे। हर कुछ मिनट में नए उपग्रह चित्र सामने आ रहे थे। रिपोर्टों में बताया जा रहा था कि ईरान अपने कुछ मिसाइल सिस्टम लगातार स्थान बदल रहा है। ये केवल सुरक्षा नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। ऐसा संदेश जो पूरी दुनिया को ये बताना चाहता था कि यदि युद्ध बढ़ा तो जवाब भी उतना ही भयानक होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को डर था कि संघर्ष अब नियंत्रण से बाहर जा सकता है। फारस की खाड़ी में तैनात युद्धपोतों को उच्च सतर्कता पर रखा गया। कई लड़ाकू विमानों को तैयार अवस्था में रखा गया ताकि किसी भी क्षण कार्रवाई की जा सके। लेकिन इस पूरे तनाव के बीच सबसे बड़ी चिंता एक ही थी, परमाणु संकेत। दुनिया को भय था कि यदि किसी भी पक्ष ने घबराहट में कोई बड़ा निर्णय लिया तो आने वाली पीढ़ियां भी उसके परिणाम से नहीं बच पाएंगी। उधर तेहरान के भीतर एक और गुप्त बैठक चल रही थी। भूमिगत बंकरों में बैठे सैन्य अधिकारियों के सामने कई नक्शे खुले हुए थे। उनमें इजराइल के सैन्य अड्डे, तेल भंडार और रणनीतिक शहर चिन्हित थे। वर्षों से जमा किया गया डेटा अब उपयोग के लिए तैयार रखा जा चुका था। लेकिन उसी समय ईरानी सत्ता के भीतर भी एक डर मौजूद था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि लंबे युद्ध अक्सर सत्ता को भीतर से कमजोर कर देते हैं। आर्थिक प्रतिबंध पहले ही देश को झुका चुके थे। अब यदि युद्ध लंबा खिंचता तो जनता का गुस्सा भी विस्फोटक रूप ले सकता था। इसी दौरान एक चौंकाने वाली साइबर घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं अचानक बाधित हो गईं। कुछ बैंकों के सर्वर बंद हो गए। तेल कंपनियों के डिजिटल नेटवर्क पर हमलों की खबरें आने लगी। शुरुआती जांच में संकेत मिले कि यह हमला बेहद संगठित तरीके से किया गया था। विशेषज्ञों का मानना था कि यह केवल शुरुआत थी।
आधुनिक युद्ध में दुश्मन के शहर पर बम गिराने से पहले उसकी संचार व्यवस्था को अंधा कर देना सबसे प्रभावी रणनीति बन चुका था। और यही 2025 के इस संघर्ष को पिछले सभी युद्धों से अलग बना रहा था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पहले ही इस डिजिटल युद्ध में उतर चुकी थी। गुप्त सर्वरों, निगरानी उपग्रहों और जासूसी नेटवर्क के जरिए ईरान की गतिविधियों पर हर पल नजर रखी जा रही थी। दूसरी ओर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी अपने साइबर नेटवर्क को सक्रिय कर चुका था। ये केवल दो देशों का युद्ध नहीं रह गया था, ये तकनीक और सूचना के प्रभुत्व की लड़ाई बन चुका था। दुनिया के समाचार चैनलों पर लगातार युद्ध के दृश्य चल रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी आकार ले रही थी। अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार अचानक सक्रिय हो चुका था। कई देशों की रक्षा कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़ने लगे। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और निगरानी तकनीकों की मांग बढ़ गई। युद्ध हमेशा विनाश लाता है, लेकिन कुछ शक्तियों के लिए वही युद्ध व्यापार भी बन जाता है। यही इस संघर्ष का सबसे अंधेरा सच था। लाखों लोगों के भय के बीच अरबों डॉलर का खेल खेला जा रहा था। उधर गाजा की गलियों में धूल और धुएं के बीच बच्चे मलबे के पास बैठे दिखाई दे रहे थे। अस्पतालों में दवाइयों की कमी होने लगी। लेबनान की सीमाओं से लगातार विस्थापित परिवार भाग रहे थे। तेल अवीव में स्कूल बंद कर दिए गए। तेहरान में लंबी कतारों में लोग राशन खरीदते दिखाई देने लगे। युद्ध की आग नेताओं के भाषणों में रणनीति बनकर दिखाई देती है, लेकिन आम लोगों के जीवन में वही आग भूख, भय और बर्बादी बन जाती है। 19 अप्रैल 2025 रात 12:09। अचानक दुनिया के कई बड़े समाचार चैनलों पर एक आपात सूचना प्रसारित हुई। रिपोर्टों में दावा किया गया कि मध्य पूर्व के ऊपर कुछ अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं, जिनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई। कुछ विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि ये किसी बड़े हमले से पहले की निगरानी हो सकती है। सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान आ गया। कुछ लोग तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा करने लगे। कई देशों में लोगों ने घबराकर ईंधन और राशन जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि अब किसी के पास पूरी सच्चाई नहीं थी। हर देश अपनी जानकारी छिपा रहा था। हर एजेंसी आधी बातें सार्वजनिक कर रही थी। असली योजनाएं केवल कुछ बंद कमरों तक सीमित थीं। यही आधुनिक भू राजनीति का सबसे खतरनाक चेहरा है। जनता केवल धुएं को देखती है, लेकिन आग कहां लगी है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और फिर उसी रात मध्य पूर्व के आसमान में एक और विस्फोट की चमक दिखाई दी। कुछ सेकंड के लिए पूरा इलाका रोशनी से भर गया। दुनिया फिर स्क्रीन के सामने ठहर गई, क्योंकि सभी जानते थे ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली तूफान शायद अभी बाकी है।